तो मैं 3 सवाल लूँगा जिस पर बार बार मुझे पूछा जाता है आप लोगों से, मीडिया से, कास्ट सेंसस क्यों और कास्ट सेंसस का माने क्या है। दूसरा सवाल जो किसी ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में इसका विरोध किया है, अब अचानक आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो आरक्षण को लेकर थोड़ा इतिहास में आपको बताना चाहता हूँ। और तीसरा सवाल जो किसी ने कहा कि कास्ट सेंसस के बाद अगले कदम क्या हैं, तो उस पर मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। ये सब हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में है, हमारे रायपुर रेजोल्यूशन में है और हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव न्याय पत्र में भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको समय मिलेगा फिर से आप उदयपुर डिक्लेरेशन पढ़िए, रायपुर रेजोल्यूशन पढ़िए और हमारा जो मैनिफेस्टो है 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए उसको भी पढ़िएगा। तो सारे जो सवाल उठाए गए हैं मैं समझता हूँ आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहली बात, 30 अप्रैल 2025 को अचानक अप्रत्याशित तरीके से मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि जनगणना में जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। 2021 में 16वां जनगणना होना था। 1872 से हर 10 साल जनगणना होता है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार आज़ाद भारत में जनगणना हुआ और 2021 को होना था, पर 2021 में नहीं हो पाया कोविड के वजह से। हालांकि 2021 और 2023 के बीच में 60 ऐसे देश हैं दुनिया में जिन्होंने सेंसस कराया है, पर हमारी सरकार ने कोविड का बहाना लिया और 2021 का जो सेंसस था उसको बार बार वो टालते रहे। और अचानक 30 अप्रैल को पहलगाम आतंकवाद हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के पहले मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जनगणना जब होगा तब जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो संदर्भ है, इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 24 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग के बाद एक पीआईबी का नोट निकलता है और इसमें कहा जाता है कि यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal for conducting Census of India 2021 at a cost of rupees 8,700 crores. 19 दिसंबर 2019 को ये घोषणा की जाती है कि 2021 की जनगणना होगी, 8,700 करोड़ रुपया का आवंटन होगा और ये करीब 9 महीने के अंदर खत्म होगा। 2019 में ये घोषणा की गई थी और कैबिनेट ने निर्णय में ये कहीं जिक्र नहीं था कि जाति के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ये साधारण सा जनगणना होगा जो 1951 से हम कर रहे हैं। इसमें जाति का बिल्कुल जिक्र नहीं था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप देखें, सवाल पूछा जाता है पार्लियामेंट में 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक सवाल पूछा जाता है। रक्षा निखिल खड़से ने यह सवाल पूछती है और आज वो मोदी सरकार की मंत्री भी हैं और वो सवाल पूछती है कि क्या
जाति जनगणना होगा कि नहीं, कि 2021 का जो जनगणना है उसमें जाति के सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं। और गृह मंत्रालय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि जाति जनगणना होगा। यानी कि सिर्फ जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होता है, जो गिनती होता है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का होगा और शेड्यूल ट्राइब का होगा, जो 1951 से होते आ रहा है। ये पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा जाता है, ये 2021 का है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया जाता है 21 सितंबर 2021 को, 21 सितंबर 2021, 60 पेज का एफिडेविट है। और इस एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि मोदी सरकार की नीति नहीं है कि जाति जनगणना हो। ये साफ सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखकर दिया जाता है कि मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जाति जनगणना नहीं होगा। 2021 को हुआ। 28 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मांग जो है जाति जनगणना की, वो अर्बन नक्सल सोच है। 28 अप्रैल 2024 यानी कि एक साल पहले। तो साथियों, कैबिनेट का निर्णय, पार्लियामेंट में जवाब, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट और प्रधानमंत्री का बयान अर्बन नक्सल, सब वाइट वॉश हो गया जब बह गया 30 अप्रैल 2025 को धूमधाम तरीके से घोषणा किया जाता है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो पहली बात तो ये है, सवाल पूछने की बात है, आपने इसका कड़ा विरोध किया और इस साल के बजट में सेंसस डिपार्टमेंट को 575 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। 575 करोड़। और मोदी सरकार की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनगणना करने के लिए करीब 8,700 करोड़ रुपया की जरूरत है, तो आवंटन भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल ये अप्रत्याशित घोषणा थी, अचानक घोषणा थी, डैमेज कंट्रोल की घोषणा थी और ध्यान हटाने के लिए ये घोषणा किया गया था। तो मोदी सरकार की जो नीति है कास्ट सेंसस को लेकर, इसमें कुछ ईमानदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी उदयपुर से लेकर उदयपुर डिक्लेरेशन में, रायपुर में, हमारे मैनिफेस्टो में इसका हमने विस्तार से चर्चा की है, वादे किए हैं, गारंटी दी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। तो ये दोगलापन बीजेपी की ओर से है और असली ईमानदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो ये पहला मैं आपको जानकारी देना चाहता था, इतिहास है कास्ट सेंसस का। सवाल किसी ने किया कि कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस का विरोध किया और स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना में कास्ट की जानकारी नहीं ली गई थी। 1951 में पहला जनगणना हुआ, पहला सेंसस हुआ। तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
23 फरवरी 1950 को, ये फाइल से मैंने नोट निकाला है और मैंने पिछले वर्किंग कमेटी में मैंने जिक्र किया था कि सरदार पटेल जी ने घोषणा की कि इस जनगणना में जाति की जानकारी नहीं हासिल की जाएगी, क्योंकि देश के सामने और अलग चुनौतियां हैं और तब के समय में सरकार उचित नहीं समझती कि जाति की जानकारी हम हासिल करें। इस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस सरकार के कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इस सरकार के गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी सेंसस थी, कौन थे? सरदार पटेल। यह एक सामूहिक निर्णय था, यह संविधान सभा का एक निर्णय था कि विभाजन हुआ है, हम स्वतंत्र हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, विकास की शुरुआत होनी है, पहला पंचवर्षीय योजना हमें बनाना है। तो इस संदर्भ में जब हम जनगणना कर रहे हैं, हम और समाज को अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम जानकारी नहीं हासिल करेंगे। पर इसका माने ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जानकारी नहीं ली जाएगी। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1951 से लेकर हर एक सेंसस जो किया गया है हर 10 साल को, उसमें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन और आदिवासी की आबादी की पूरी जानकारी ली जाती है। हमारे देश में करीब 1260 शेड्यूल कास्ट्स हैं जो शेड्यूल में है और करीब 750 शेड्यूल ट्राइब हैं। हर एक शेड्यूल कास्ट की आबादी, हर एक शेड्यूल ट्राइब की आबादी 1951 से ली जा रही है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नई बात यह है कि ओबीसी की आबादी और जो अन्य वर्ग हैं, जो नॉन ओबीसी, नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, उसकी जानकारी ये जनगणना हासिल करेगी। तो 1951 में जो निर्णय लिया गया था कि हम समाज में जो जातियां हैं, और जाति तो प्रमुख पहचान है हमारे समाज में 4 चीज़ों से पहचान की जाती है। एक जाति, धर्म, भाषा और प्रांत, यही तो 4 पहचान है। हालांकि आजकल हमारी एक 5वीं पहचान भी हो गई है, वो आधार नंबर, पर वो आधार तो अलग सी पहचान है। पर प्रमुख पहचान हमारे देश में, हमारे समाज में जाति से होती है, धर्म, भाषा और प्रांत। तो उस ज़माने के जो हमारे नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान सभा में ये तय किया गया था कि हालात सही नहीं है हर एक से जाति पूछना, पर क्योंकि हम आरक्षण दे रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनकी आबादी ज़रूर लेनी चाहिए। तो यही निर्णय 1951 में हुआ। तो जब सवाल किसी ने किया सवाल कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में तो जानकारी नहीं ली थी, अभी अचानक आप मांग कर रहे हैं। इतिहास ये है, बैकग्राउंड ये है कि सरकार ने जब निर्णय लिया था, उसके कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने इस पर इस्तीफा नहीं दिया, इस पर इस्तीफा नहीं दिया था, और ये घोषणा सरदार पटेल ने 23 फरवरी 1950 को किया था। दूसरी बात आती है, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। किसी ने सवाल किया राहुल जी से, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। 1953 को
काका साहब कालेलकर आयोग बिठाया गया संविधान के अनुसार। संविधान में प्रावधान है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, संविधान में कहा जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो उसके लिए काका साहब कालेलकर की समिति बिठाई गई ओबीसी वर्गों के लिए। 2 साल बाद उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के 11 सदस्य थे। 11 में से 5 लोगों ने असहमति नोट पेश किया। ये मजेदार बात है, आपको जाननी चाहिए। 5 सदस्य, 11 में से 5 ने कहा कि हम सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, 50 पन्ने का खत लिखते हैं और काका साहब कालेलकर कहते हैं ये हमारी आयोग की सिफारिश है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या आप जानते हैं हमारे इतिहास में ये एकमात्र ऐसा मिसाल है जहां आयोग बिठाया जाता है, आयोग सिफारिश करती है और आयोग के अध्यक्ष कहते हैं मैं इन सिफारिशों से सहमत नहीं हूं। काका साहब कालेलकर कमीशन submitted report for OBCs. 11 members, 5 members gave dissent note and chairman gave his dissociation note. And this was the fate of the first backward class commission. तब पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने कहा कि अब तो कोई सहमति नहीं है, आम सहमति नहीं बन पाई है, तो हम क्या करें? तो एक तरीका ढूंढ निकाला। पंडित जी के ज़माने में जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला। तरीका यह निकाला गया कि ओबीसी वर्गों के लिए केंद्र सरकार से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पर राज्यों को पूरा अधिकार है आरक्षण देने के लिए। सब लोग मंडल 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 जपते हैं, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के पहले 11 राज्यों में ओबीसी वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश में 1968 में मनोहर प्रसाद कमीशन बिठाया गया। बिहार में 1971 को मुंगेरी लाल आयोग बिठाया गया। गुजरात में 1972 को AR बख्शी कमीशन बिठाया गया। जम्मू और कश्मीर में 1970 को JN वजीर कमीशन बिठाया गया। कर्नाटका में हावनूर कमीशन बिठाया गया, ऐतिहासिक हावनूर कमीशन जो मील पत्थर है हमारे राजनीतिक इतिहास में। 1972 को उसका गठन हुआ। केरला में 1961 को VK विश्वनाथन कमीशन बिठाया गया। महाराष्ट्र में अतुल 1961 को BD देशमुख कमीशन का गठन हुआ। और आपको जानकारी है कि देश का पहला ओबीसी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया और वो 12-13 साल मुख्यमंत्री रहे। वो रिकॉर्ड किसी ने अभी तक छुआ नहीं है। वसंतराव नायक। पंजाब में 1965 को बृषभान कमीशन बिठाया गया और उत्तर प्रदेश में 1975 को चेडीलाल साठी कमीशन बिठाया गया। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु में 1968 को AN सत्यनाथन कमीशन बिठाया गया। मेरा कहने का मतलब है मंडल तो बाद में आया,
मंडल के पहले 11 कांग्रेस राज्यों ने ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण के लिए रोजगार में, यानी कि सरकारी रोजगार में और शिक्षा संस्थाओं में ये आयोग का गठन किया और आरक्षण का प्रावधान भी किया। ये मंडल जब आता है और मंडल कमीशन रिपोर्ट पेश होता है 1980 को, ये सिर्फ केंद्र सरकार से के संबंध में है, राज्यों में पहले ही हो चुका है। ये सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं मंडल कमीशन को लेकर, वो पहले ही 11 कांग्रेस सरकारों ने, पहले पंडित जी के ज़माने में, बाद में शास्त्री जी के जब प्रधानमंत्री थे, बाद में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, ये सब राज्यों के स्तर पर आरक्षण दिया गया था। पर यह बात सही है कि केंद्र सरकार को लेकर मंडल कमीशन के बाद ही ये बात उठी है और उसका मैं और जिक्र करूंगा। तो ये है हमारा इतिहास। तो ये जो कास्ट सेंसस है, इसका मुख्य मकसद ये है, राहुल जी ने कहा है आपको, पर मूल बात यह है कि हमारी आबादी कितनी है। असली बात तो ये है, इस सेंसस से, इस जनगणना से जो 1200 या 1300 अनुसूचित जाति हैं, जो 750 अनुसूचित जनजाति हैं, जो करीब 3500 या 4000 ओबीसी वर्ग हैं, और जो अन्य जाति हैं, उनकी आबादी कितनी है वो हासिल किया जाएगा। और इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर आरक्षण पर पड़ेगा। और आरक्षण कहाँ होगा? सरकारी नौकरियों में, रोजगार में और शिक्षा के संस्थाओं में। तो मैं अपने दूसरे विषय पर जाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो संविधान सभा में अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उसमें आरक्षण को लेकर स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा सीटों का जिक्र किया गया है। शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में आरक्षण को लेकर स्पष्ट इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि 9 अप्रैल 1951 एक ऐतिहासिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको कोई अधिकार नहीं है आरक्षण देने का, आरक्षण संविधान के खिलाफ है। लोग चौंक जाते हैं इसको सुनकर, पर यह बात है। 9 अप्रैल 1951 स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन, ये निर्णय था कि आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये था कि पंडित जी की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जब वो प्रधानमंत्री थे, संविधान में पहला संशोधन विधेयक पेश किया पार्लियामेंट में, तब के पार्लियामेंट में, और संविधान में पहला संशोधन किया गया और इसकी खूब आलोचना की नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में 4 महीने पहले। उन्होंने कहा ये स्टॉप गैप प्रधानमंत्री ने ये संशोधन करवाया। तो मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टॉप गैप प्रधानमंत्री हैं
तो डॉक्टर अंबेडकर भी स्टॉप गैप लॉ मंत्री थे। तो ये संविधान भी स्टॉप गैप संविधान है, क्योंकि लोकसभा तो 1952 में ही होता है और उसके पहले सब स्टॉप गैप हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा इतिहास समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप देखें हमारे संविधान में, मैं आपसे विशेष विनती करूंगा, अनुच्छेद 15(4) पढ़िए। अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4). ये अनुच्छेद 15(4) आरक्षण का हक सरकार को देता है। पहले ये नहीं था। आर्टिकल 15(4) संविधान के पहले संशोधन से हमारे संविधान में शामिल किया गया। जब ये विधेयक पेश किया गया तब के पार्लियामेंट में, तब उस पर एक सेलेक्ट कमेटी का गठन हुआ। इस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके 17 सदस्य थे और बाबा साहब अम्बेडकर इसके सदस्य थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये भी मैं आपको दूंगा। ये मई 24, 1951। इसमें एक सदस्य ने इस संशोधन का विरोध किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? 2 साल बाद और 1 साल बाद भारतीय जनसंघ का गठन होता है। यानी कि भारतीय जनसंघ के जो स्थापक थे, उन्होंने अनुच्छेद 15(4) का विरोध किया था। और बदनामी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने ये संशोधन कराया। 15(4) पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस संविधान में है तो 15(4) है। इसके बाद 15(5) का जिक्र करूंगा। पर 15(4) नहीं होता तो आरक्षण असंभव था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया था कि आरक्षण संविधान के खिलाफ है, क्योंकि साफ तरीके से नहीं लिखा गया था कहीं, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण सीटों को लेकर। और इसका एक कारण है। कारण ये है, जो लोग इतिहास जानते हैं, पूना पैक्ट आपको याद होगा, 1932 का पूना पैक्ट, सितंबर, जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में था, वो आरक्षण को लेकर था, चुनाव के संबंध में, शिक्षा के संबंध में नहीं, रोजगार के संबंध में नहीं, सिर्फ चुनाव को लेकर आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगा और महात्मा गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दी और पूना पैक्ट बना। और वो पूना पैक्ट के जो मुख्य बिंदु थे वो इस संविधान में शामिल किए गए। आरक्षण रोजगार में, आरक्षण शिक्षा संस्थाओं में कांग्रेस की नीति थी, और किसी की नीति नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया था संविधान सभा में, अगर आप पढ़ेंगे 25 नवंबर 1949, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं संविधान सभा में, कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। और वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी को पूरा हक है इसका श्रेय लेने का। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पंडित जी के शब्द नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द हैं। पर जब हम लोग हमें कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थे, क्यों नहीं हम कहते क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस संविधान को लेकर, और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है उसको लेकर।
तो अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) is the key point in this constitution which enables reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in education and employment. It was introduced not in the original constitution. It was introduced in the constitution by the first amendment to the constitution, which was prepared by a select committee which had Pandit Nehru, Dr. Ambedkar and many other members, and which was opposed by Shyama Prasad Mukherjee, who then founded the Jansangh. कि 15(4) किसने दिया? संविधान में संशोधन किसने किया? संविधान के संशोधन का विरोध किसने किया? यही तो बात है। और ये बात हमें, जब हम पर ये उछाले जाते हैं, इसका खंडन हमें इस तथ्यों के माध्यम से हमें करना चाहिए। दूसरी बात, जनगणना के बाद क्या होगा? जनगणना के बाद क्या होगा? जनगणना के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होगा कि 50% की सीमा जो है आरक्षण को लेकर, उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी। ये 50% की सीमा है क्या? ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान में कहीं नहीं कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए ना। संविधान सभा में किसी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 सितंबर 28, 1962 M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये सारे केस दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। पहला चंपकम दोराई राजन मद्रास और दूसरा M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। और मैं केरल को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। 2 साल बाद देवदासन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, वो केरल से जुड़ा हुआ है। तो केरल, कर्नाटक, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी हालत में 50% आप पार नहीं कर सकते। आप किसको भी आपको आरक्षण देना आप दीजिए, पर 50% आप पार नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 1992 को, आपको याद होगा, मंडल कमीशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट दिया था। और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी ये कहा था कि मंडल आयोग की सिफारिशें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ओबीसी को आप आरक्षण दे सकते हैं, पर 50% की सीमा आप पार नहीं कर सकते। शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribe and OBC reservation cannot cross 50%. According to Supreme Court judgment of 1962 and 1963. That was repeated in 1992. And successive governments have taken the view that 50% is the limit. अभी क्या होगा? कास्ट सेंसस होगा, और जब आप गिनती करोगे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी की आबादी 50% से ऊपर तो जरूर होगी। तब आप करोगे क्या? तमिलनाडु में जयललिता मुख्यमंत्री थी और तमिलनाडु में 1994 को आरक्षण 69% हो गया, 69% हो गया। वो संविधान के खिलाफ था। तो जयललिता जी ने क्या किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, और नरसिम्हा राव जी और जयललिता
के बीच में जो वार्तालाप हुआ करती थी वो तेलुगु में हुआ करता था। उन्होंने तेलुगु में बातचीत की और तमिलनाडु का कानून हमारे संविधान के 9वीं सूची में शामिल किया गया। ये 9वीं सूची है क्या? ये 9वीं सूची हमारे संविधान में नहीं था। ये जब संविधान सभा में संविधान अपनाया गया उसमें 9वीं सूची था नहीं। मिस्टर राजू, आई होप यू नो दिस, 9th शेड्यूल वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 9वीं सूची पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से हुआ। अगर ये 9वीं सूची नहीं होता, जमींदारी कभी खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जमींदारी को हटाना संविधान के खिलाफ है। तब पंडित जी और अंबेडकर और सभी लोगों ने मिलकर ये 9वीं सूची बनाई, 9th शेड्यूल। और ये 9th शेड्यूल में जो कानून शामिल किए जाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता उन कानूनों के बारे में। सारे जमींदारी संबंधित कानून 9वीं सूची में शामिल किए गए। ऐसे ही जमींदारी एबॉलिश हुआ, हरित क्रांति आई, तो 9वीं सूची के कारण। 9वीं सूची में एकमात्र कानून है, करीब 280 कानून है 9वीं सूची में, पर एकमात्र कानून है आरक्षण को लेकर, और वो है तमिलनाडु का कानून। तो तेलंगाना में जो अभी जाति जनगणना हुआ है वो आरक्षण 50% को पार कर चुका है। तो तेलंगाना से पहले तो बिहार में हुआ। तो मांग ये है, हमारी मांग ये है कि 9वीं सूची में ये कानून आने चाहिए, पर ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कह दिया मनमर्जी, और हमने उसकी चुनौती नहीं दी कि 9वीं सूची में कानून हो ना हो, पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है सभी कानूनों पर समीक्षा करने का और यह तय करने का कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, क्या संविधान से उसको अनुमति मिलती है कि नहीं। तो सिर्फ 9वीं सूची में शामिल करना पर्याप्त नहीं होगा, ये 50% की सीमा हटानी होगी, और वो तभी हटेगा जब संविधान में संशोधन होगा। The only way you can remove the 50% ceiling is not to bring it in the 9th schedule, because even the 9th schedule now is subject to review by the Constitution, by the Supreme Court, but by passing a constitutional amendment. क्योंकि जब आप कास्ट सेंसस करोगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की आबादी जरूर 50% से ऊपर होगी। और बार बार हमें कहा जाता है कि संविधान समानता की बात करती है। ये बात सही है, समानता की बात करती है, बट हमें आज जो हकीकत है सिर्फ समानता से नहीं, समानुपातक समाज से हमें मायने रखना चाहिए, यानी बराबरी हिस्सा से। राहुल जी ने सही कहा कि वक्त की मांग को देखकर हम नीति बनाते हैं। 1950 में जाति जनगणना प्राथमिकता नहीं थी, प्राथमिकता और कुछ थी, पर जो विकास हुआ है हमारे देश में 70 साल में, विकास हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। हम दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंचे हैं अर्थव्यवस्था के आंकड़े को लेकर, पर जो आर्थिक विषमताएं आई हैं, बराबर तरीके से विकास नहीं हो पाया है, उसका एक मुख्य कारण है जो हमारे समाज में जाति के कारण जो विषमताएं बन जाती हैं जन्म से लेकर, वो हम दूर नहीं कर पाए हैं। और आरक्षण ही एकमात्र तरीका है
सरकार के हाथ में इसको सही तरीके से सामना करने का। तो वास्तविक है कि जब ये कास्ट सेंसस किया जाएगा, गिनती की जाएगी, आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों की 50% से ज़्यादा होगा, तब मांग होगी तो हमारी आरक्षण को भी 50% के ऊपर होना चाहिए। आज वो असंभव है। महाराष्ट्र में असंभव है, कर्नाटक में असंभव है, केरला में असंभव, हरियाणा में असंभव है, बिहार में तो चैलेंज किया गया है, तेलंगाना में अब ये इन्होंने किया है, पर तेलंगाना को भी चुनौती दी जा रही है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे कोई शक नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये संविधान के खिलाफ है। तब हम करेंगे क्या? तो हमें हमारी दूसरी मांग रही है उदयपुर में, रायपुर में, हमारे मैनिफेस्टो में, कि न केवल हम कास्ट सेंसस कराएं ताकि हमें पूरी जानकारी मिले, पर कास्ट सेंसस कराएं और ये 50% की सीमा संविधान के संशोधन के माध्यम से हम हटाएं। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है अनुच्छेद 15(5) को लेकर, आर्टिकल 15(5). 15(4) का तो मैंने जिक्र किया है, जो संविधान के पहले संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 93वां संशोधन, 93rd अमेंडमेंट, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में संविधान में कराया गया। अनुच्छेद 15(5) शामिल किया गया। हमारी ही सरकार, हमारे ही प्रधानमंत्री ने 2006 में संशोधन कराया, आर्टिकल 15(5) शामिल कराया, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। कई हमारे पार्टी में किसी को जानकारी ही नहीं, राजू जी के अलावा और किसी को जानकारी ही नहीं थी। हमारी ही सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, तब के हमारे जो मंत्री थे, एचआरडी मंत्री अर्जुन सिंह जी, हमारी ही सरकार ने आर्टिकल 15(5) शामिल किया। और आर्टिकल 15(5) कहता है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडेड और अनएडेड, आपसे सरकार से धनराशि मिलती है या नहीं, अगर आप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी युवाओं को आरक्षण देना संविधान सरकारों को हक देता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं हमने क्यों नहीं किया। क्योंकि जब हमने संशोधन किया, इसके बाद में हमने इस संशोधन को सरकारी शिक्षा संस्थाओं में लागू की। पहला कदम आईआईटी, आईआईएम, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमने एससी एसटी पहले से ही था, ओबीसी को भी हमने 27% दिया। तब क्या हुआ, जब हम निजी क्षेत्र के लिए कानून बनाने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए। आजकल कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, भाग लेता है सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशन भेज देते हैं। और कई लोगों ने कहा कि ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण देना संवैधानिक नहीं है। तो 2008 से लेकर 2024 तक, 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई। 2 या 3 बेंच बिठाए गए और आखिर में 29 जनवरी 2014 5-0 यानी 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से ये कहा
कि आर्टिकल 15(5) संवैधानिक है। ए 5-0 बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 6 years, just before the election code became operational in 2014, तो जब हमें पूछा जाता है आपने 15(5) क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, जवाब ये है कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पहला कदम हमने लिया, सरकारी संस्थाओं में हमने 27% आरक्षण दिया ओबीसी वर्गों को, युवाओं को। हम निजी क्षेत्र के लिए हमने बिल तैयार की, पर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और 6 साल सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा हुई और अंत में 29 जनवरी 2014 को इलेक्शन कोड लागू होने के 15 दिन पहले ये निर्णय आता है। मोदी सरकार आई, 11 साल से सोई हुई है। तो हमारी तीसरी मांग, पहली मांग है कास्ट सेंसस, दूसरी मांग है 50% की सीमा, और तीसरी मांग है जो आर्टिकल है संविधान में 15(5) है, कोई नए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, इस पर कानून बनाइए, पार्लियामेंट में कानून बनना है। तो आर्टिकल 15(5) को लागू करिए। हम लागू नहीं कर पाए क्योंकि ये मामला लंबित था सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कोड के 2 हफ्ते पहले ये फैसला सुनाया गया, हम लागू नहीं कर पाए। 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने नहीं किया। तो ये 3 मुद्दे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी। वो भाषण पढ़िए और इसकी केंद्र बिंदु इस संविधान का क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण न केवल चुनावों में, पर आरक्षण सरकारी रोजगार में और शिक्षा से संस्थाओं में, दोनों सरकारी संस्था और निजी संस्थाओं में। अंत में मैं एक और मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात कहा जाता है कि आपने तो कुछ नहीं किया 10 साल में कास्ट सेंसस को लेकर, अभी आप क्यों मांग कर रहे हैं? 2011 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब हमने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कराया। ज़्यादा लोगों की जानकारी नहीं है इसके बारे में। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना। ये 2011 में हुआ, 2011 में शुरू हुआ, 2013 तक ये खत्म हुआ। 2013 में इस जाति को लेकर कुछ विषमताएं थी जो जानकारी हासिल की गई थी सर्वे में। उसके सुधार के लिए सभी राज्यों से जानकारी मांगी गई। उसके बाद में हमारी सरकार चली गई। हम बार बार मोदी सरकार से मांग कर रहे थे कि ये जो जानकारी इस SECC से हमने हासिल की थी उसको प्रकाशित कीजिए, पर उन्होंने नहीं किया। पर देखिए, इस जनगणना से जाति के बारे में और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की गई, पर मोदी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी अपना ली, पर जाति की जानकारी नहीं स्वीकारी। Socio-economic and caste census, the data that was collected in this census regarding socio-economic status is being used by the Narendra Modi government today for that
roughly 50 or 60 योजनाज, प्रधानमंत्री दिस योजना, प्रधानमंत्री दैट योजना, प्रधानमंत्री दिस योजना, वो सब इसी सर्वे के मुताबिक जो जानकारी ली गई थी वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जाति को लेकर उन्होंने कहा कि हम स्थिति में नहीं है इसको स्वीकारने के लिए। तो राहुल जी ने जो कहा वो सही कहा कि कास्ट को लेकर थोड़ा गड़बड़ी है इनकी पार्टी में, आरएसएस में। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कुछ महीने पहले कि मैं सिर्फ 4 वर्गों को पहचानता हूं हमारे देश में, गरीब, महिला, युवा और किसान। सिर्फ 4 वर्ग हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जाति नहीं है पर सिर्फ 4 वर्ग हैं। तो ये जब SECC कराया गया हमारी सरकार की ओर से, एक भाग अपनाया जाता है, दूसरा भाग ठुकराया जाता है और कहा जाता है इसमें विषमता। ठीक है, विषमताएं थी, उसको सुधारना चाहिए, पर उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया, ठंडे बक्से में डाल दिया। पर जो सोशो इकोनॉमिक डेटा है आज भी इस सर्वे से जो निकाला गया था सर्वे, वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कास्ट की जानकारी नहीं ले रहे हैं। मैं राहुल जी से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे पूरा यकीन नहीं होता कि असली बात करेंगे कि नहीं। पहली बात तो ये है, बजट में कुछ आवंटन नहीं है। करीब 10,000 करोड़ रुपया लगेगा। 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। पहली बात तो आवंटन की है। और दूसरी बात, अगर आप वेबसाइट में जाएं, सेंसस ऑफ इंडिया वेबसाइट में जाएं, और आज सुबह मैं गया था, वापस अपडेट करते रहते हैं, उसमें 2021 में जो जनगणना कराने वाले हैं उसमें 34 सवाल हैं। 34 सवाल, और 13वां सवाल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। 13वां सवाल, हालांकि ये 30 अप्रैल के पहले तैयार किया गया था। 30 अप्रैल के बाद क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, पर 30 अप्रैल के पहले जो ये सेंसस ऑफिस ने अपने वेबसाइट के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया है, उसमें 34 सवाल हैं, और उसमें से 13वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ आप शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, आपका कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं, आपका सब ट्राइबल कैटेगरी क्या है। तो सिर्फ यही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। हालांकि करेंगे भी तो हमारी ये मांग है कि जो सवाल उठाए जाएंगे, जो सवाल उठाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, वो बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, सबसे बातचीत करके मशवरे के बाद होनी चाहिए। इसीलिए आज मैंने हमारे तेलंगाना के साथियों, राजू जी हैं, महेश गौड़ हैं, तेलंगाना से आए हुए हैं, और भी राजेश हैं, शिल्पी तिर्की जी हैं, और अनिल जयहिंद भी हैं। मैं इन तेलंगाना में हमने क्या किया है, और तेलंगाना की जाति जनगणना और राष्ट्रीय जाति जनगणना जिस पर अभी विचार हो रहा है, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या अधिक जानकारी हम ले रहे हैं। जो जानकारी, जैसा कि राहुल जी ने कहा, तुरंत उसका रेलेवेंस नहीं होगा, कई साल लगेंगे, पर तुरंत जो उसका महत्व होगा 50% सीमा और 15/5 को लेकर। तो हमारी ये 3 मांग सामाजिक न्याय की आप कभी भूलिएगा मत। जाति जनगणना, 50% सीलिंग हटाना SC ST OBC के लिए, और 15/5 निजी क्षेत्रों में लागू करना। आज एक कास्ट सेंसस का पूरा मुहिम तेलंगाना के
खतरा भी घूम रहा है. So now we are the role model for caste census in the country. It is with immense pride, profound emotion, and a deep sense of history that I stand before you. This moment is not just an occasion of reporting the policy milestone which took place in Telangana, but it is a celebration of a revolutionary step towards social justice, inspired, envisioned, and driven by none other than our great leader, Rahul Gandhi ji. It happened only because of Rahul Gandhi ji. अगर भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में गुजरी नहीं होती, 12 दिन तेलंगाना में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, that is the inspiration for the caste census which happened in Telangana. Why? Because caste census के मुहिम जो बढ़ रही है, तेलंगाना में जब राहुल जी गुजर रहे थे, 12 दिन के उनके एक्सपीरियंस में महबूब नगर से लेके जुक्कल निज़ामाबाद तक जितने लोगों ने उनसे मिली है, चाहे वो नीचे हुए कार्यकर्ता लोग थे, लेबर लोग थे, जर्नलिस्ट थे, सभी ने कास्ट के बारे में, स्पेशली ओबीसी का नेग्लिजेशन के बारे में बोलते रहे. यही वजह है 2023 असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्शन प्रॉमिस किया गया है कि अगर सरकार बनती है तेलंगाना में, राहुल जी का विश को पूरा करी जाएगी, कास्ट सेंसस किया जाएगा. That was a declaration. I was the working president at that time. I presented a declaration in Kamareddy, in my native district. उसमें ये बोला गया कि सरकार अगर बनती है तो कास्ट सेंसस करेंगे हम तेलंगाना में, और 42% रिजर्वेशन ओबीसीज को इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज लोकल बॉडीज दी जाएगी. सरकार बनी है, सरकार बनने के लिए बहुत फैक्टर्स है, लेकिन असली मुद्दा, असली फैक्टर कास्ट सेंसस है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ आज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ओबीसीज कॉन्स्टिट्यूट 56.36% इन तेलंगाना, इंक्लूडिंग ओबीसी मुस्लिम्स. 56.36%. तेलंगाना में 56.36% of the population is OBCs, including OBC Muslims. ये अगर कांग्रेस को वोट नहीं देते 22-23 दिसंबर इलेक्शन में, कांग्रेस सरकार नहीं बनती. ये ओबीसी क्यों वोट दी? तो विश्वास लगे कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में हर मीटिंग में ये बोलते गए राहुल जी कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तेलंगाना में, हम ओबीसी का बढ़ोतरी करेंगे, फ़ायदा करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे और रिजर्वेशन देंगे. इनको मान के ही मेजॉरिटी ऑफ द ओबीसीज हैव वोटेड अस. दैट इज द रीजन वी हैव कम टू पावर. और सेकंड असली चीज़, सरकार में आते ही 2023 इलेक्शन में हम सरकार में आए, आते ही फरवरी में, दिसंबर में सरकार बनी और फरवरी में इनका आलोचना की गई, एक जीवो दी गई, असेंबली में चर्चा दी गई, एक बिल के रूप में लाया गया है और एक कॉम्प्रहेंसिव साइंटिफिक मोड में हमने इस कास्ट सर्वे करी. दिस सर्वे इज सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे. ये पूरे डिटेल्स राजू सर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देंगे. सर्वे जिस तरह से की गई है, कितने सारे एन्यूमरेट्स को इसमें इन्वॉल्व की गई है और कितने सारे पब्लिक को, हाउस होल्ड्स को सर्वे की गई है, कितने सारे जनता इनमें शामिल हुई है, ये पूरे पीपीटी के रूप में राजू सर आपको एक्सप्लेन करेंगे. 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ. इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ओबीसीज कि राहुल जी ने ये मुद्दा को कंधे पे लेके फिर रहे हैं. 4-5 साल से लगातार ओबीसी के बारे में हर कोई मीटिंग में बोलते आ रहे हैं. यही इंस्पिरेशन है. तेलंगाना में आवर डायनेमिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है.
उनकी कास्ट आती है वो फॉरवर्ड कम्युनिटी में। रेवंत रेड्डी बीइंग ए फॉरवर्ड कम्युनिटी मैन, राहुल जी का विश को कंप्लीट करने में पूरी प्रयास करा है। आई रियली थैंक रेवंत रेड्डी हियर, बीइंग फ्रॉम ए फॉरवर्ड कम्युनिटी कास्ट, he has taken up the issue seriously. Within a span of 6 months, GO was issued, a commission was established, High Court intervened and asked for a separate commission for the caste. We have initiated a separate commission. Then it was introduced in the House, Assembly, debated for hours together, and bill was passed. Survey has been completed. बिहार कर्नाटक में सर्वे हुई है लेकिन टेबल की नहीं गई है। तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट which have done a successful survey and even been tabled. Now it is official. We have given an official document establishing the fact that 56.36% of total population are BCs and 17.42% are SCs, 10.43% are tribes. Altogether, it comprises of 84%. 84% of the population SC, ST, OBC minorities है, लेकिन आज तक इन जातियों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए आज राहुल जी का हम बढ़ावा करते हैं कि ये खास को लेके कोई बोले है राहुल जी भी एक इसमें आते नहीं है, SC, ST, BC ट्राइब में आते नहीं है, लेकिन इतने जिम्मेदारी से ये काज को लेके आगे चले हैं। वही इंस्पिरेशन से तेलंगाना में हम सर्वे करे हैं और एक सक्सेसफुल सर्वे रहा है। नाउ इट्स अ रोल मॉडल फॉर द होल कंट्री। आज सारे देश इसको रोल मॉडल ली है और वी हैव रिटर्न टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो to lift the arbitrary and outdated 50% cap of reservations. We are waiting for the justice from Modi government. रिजर्वेशन के साथ साथ 42%, कास्ट सर्वे के साथ साथ 40% रिजर्वेशन भी हमने 2 बिल बनाई है असेंबली में। वन इज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अनदर वन इज फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। विदाउट सेंटर्स इंटरवेंशन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। But education and employment, we need the note for the union government. That is what we are waiting for. So मित्रों, ये जो सर्वे तेलंगाना में हुई है, that is the victory of Rahul Gandhi, purely the victory of Rahul Gandhi. Because of his vision, his pressure only, we could do that. This is the victory of OBCs. आज तक 70 साल में इतने डिप्राइव्ड हुए हैं ओबीसी तेलंगाना में। नाउ आज हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ हम आगे जाएंगे। आने वाले दिनों में राहुल जी की सहारा से इस पिछड़े वर्ग ओबीसी को जितना प्रमुखता मिलना है पॉलिटिकली, एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट वाइज, उसको देखे रहेंगे। और आज अंत में यही करना चाहता हूँ, राहुल जी जो 2-3 बातें बोले हैं, लीडरशिप जो पिछले हुए सो गलतियों को रिव्यू करने का जो बात करी है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर। ओबीसी के बारे में जो नेग्लेक्ट की गई है वो बात को राहुल जी मान के चल रहे हैं, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर। खूबियत है राहुल जी में, गैसो गलतियों का रिव्यू करने का जो मुद्दा उठाई है, खूबियत है। आई रियली थैंक राहुल गांधी एंड ऑल ऑफ यू, and the details will be given by our Raju sir. Thank you very much. I just would like to take 5 to 10 minutes to highlight certain elements of Telangana caste census. Already PCC President Telangana has explained the background, how it was done. So the broad outline of this presentation is what is caste census, its potential. Most of it is already talked about, so I will not go into the details. Spend more time on Telangana model, and finally
highlight very clearly what should be our demands on Government of India. To begin with, I think all of us need to understand that the path towards equity chosen by Indian Constitution is unparalleled in the world. If you look at any other constitution, you would not find the kind of thrust that is given to the equality. But yet, the goal of equality has not been realized, primarily because it is stonewalled by the caste system. That is something that all of us need to acknowledge. And what the Constitution has tried to do is to give a break from the past. The Constitution challenges the norms that granted monopoly over knowledge and capital to some. So the caste census that we are talking about is primarily to understand what is this monopoly. Who has this monopoly over knowledge and capital? What kind of a monopoly certain sections have got on the knowledge and the capital is what the caste census is going to tell us, so that we'll be able to understand what exactly is coming in the way of our endeavor to realize the ultimate goal of equality in the society. So that's why I have defined the caste census as it measures the nature and extent of maldistribution of resources. I would like each one of you to kind of remember this word, maldistribution of resources, assets, and opportunities suffered by the communities at the receiving end of the caste system. So what the caste system has brought out is, it has brought out a situation where there is a maldistribution of resources, assets, and opportunities suffered by the communities at the receiving end of the caste system. When top 1% of population controls 22% of national income, when top 1% of population controls 46% of the nation's wealth, and if you don't find a single SC, ST, OBC recipient of large contracts, mining contracts, power purchase agreements, national highway contracts, Jal Shakti contracts, defense contracts, airports, minor ports, privatization, that is the maldistribution of resources. If you don't find a single SC, ST, OBC owners of, say, Fasal Bima Yojana insurance companies, fertilizer companies, that is maldistribution of resources, opportunities. If you don't find proportionate representation of SC, ST, OBCs among judiciary, media, owners of private medical colleges, private engineering colleges, hospitals, and among the top echelons of bureaucracy, that is the maldistribution of assets, opportunities that we need to understand. That is what the caste system is trying to bring out. So in effect, caste system actually is unmasking the privileges of upper caste in every walk of public life. That is why, for decades, the upper castes have stonewalled the very idea of caste system, because they don't want to unmask the privileges they have been enjoying. I would like to just spend a few minutes to tell you what kind of a potential caste census has already demonstrated to us. If you look at, I'll just few minutes. Yeah? If you look at 1980-81 census, first time upper caste, lower caste, depressed classes, and tribes were measured. 1901 census, that is the time when thousands of subcastes were enumerated. 1911 and 1931 census continued detailed caste enumeration.
This has these caste census that has come up in the year 1911 brought out how 3% of population is dominating in government jobs and education in Madras presidency that time. That has given rise to formation of Justice Party to advocate non-Brahmin rights. 1927 to 1950, in Madras presidency, there used to be a communal GO, which was in effect till 1950, which has provided reservation to various communities. And in the year 1950, Jairamji has explained how this communal GO was challenged in Champakam Dorai case, and how Pandit Jawaharlal Nehruji and Babasaheb Ambedkar has addressed by bringing in this first constitutional amendment. And you know what was exactly that Article 15.4. The point I'm trying to make is the data that has come in the 1911 census, how it has really given way to social justice movements. And the data that has come in 1931 has become handy for Babasaheb Dr. Ambedkar to demand representation in elected positions for scheduled castes. And the data that has come about scheduled castes and scheduled tribes from the decennial census from the year 1951 to 71 has brought out as how scheduled castes, scheduled tribes were not really on par with the rest of the societies. There's a lot of gap between them and the rest of the society and various development parameters. Recognizing this, Indira Gandhi ji has brought in tribal subplan in the year 1974, scheduled caste subplan in the year 1979. Why I'm saying this is, even in the past also, the census data, caste census data has helped to bring in certain reforms to achieve social justice. Same potential we'll be able to realize in the upcoming caste census also. That is why I wanted to take you into the past. Now coming to the caste census in Telangana. The Telangana caste census is called Socio-Economic, Educational, Employment, Political and Caste Survey. It started on 19th October and completed by 4th February 2005. And why it is a model to follow? Why are we demanding now that central government is going to take up a decennial census and include the OBC caste census apart from SC/ST census? Why are we demanding the central government should follow Telangana model? I'll just take 5 minutes and then close. First point is the household schedule. Jairamji has shown the household schedule that is followed for the decennial census. It has 29 questions. The Telangana caste census, we have looked at the decennial census questions. We also looked at socio-economic caste census and then decided that we need to collect information on 75 parameters covering 56 questions. Because the whole idea is we wanted the data to be useful for our planning to achieve social justice, to realize equality in the society. That's why we have taken the opinion of large number of people across all the districts. We have placed the decennial census schedule, we have placed the socio-economic caste census schedule, and we asked them what more questions we need to ask. Across all the districts, consultations have happened with the political representatives, with the civil society organizations. Through those consultations, a household schedule covering 56 questions to elicit information on 75 parameters has been designed. And before we have done this, before we have actually started the survey, we have done a piloting of this household schedule in a number of villages so that we wanted to really understand how the schedule really working at the ground. Another most important thing, that is what I just would like to highlight for a minute, the listing of the OBC castes
meticulous care has been taken in Telangana to list out all the OBC castes which are there in the state list, which are there in the central list, and also we have taken care to list the OBC castes of those people who are migrating from other states, because a large number of people live in Hyderabad from other states. We have also collected their caste so that every household living in the state of Telangana, their caste is enumerated. So, lot of effort has gone in to list out these castes, not only of the OBCs, but also the general castes. That's why, while the caste census were going on, we never got any complaint that a particular caste of native of Telangana or those migrants from other states is not captured. Data on, and when you compare the decimal census and also socio-economic caste census, on about 51 additional parameters, we have collected the data in Telangana caste census. Now, looking at the kind of numbers, the state has deployed 94,863 enumerate. We have formed 94,863 enumeration blocks, each enumeration block covering 125 to 150 houses. So in the first phase, arriving at the enumeration blocks and then doing the house listing happens like the way it happens in the decimal census. The state has appointed 94,863 enumerators and then 9,628 supervisors. About 1.12 crore families have been covered. 97% of the families have been covered. After completing the exercise, when the state has found certain households were missing, again, second round of survey has also happened to give opportunity to those who have not been covered. And 3.54 crore people have been covered. Soon after the completion of the survey, Telangana Assembly, Maheshji has explained, they passed two legislations. One legislation to step up the OBC reservation to 42% in the government jobs and educational institutions. Another legislation to step up OBC reservation in the local bodies to 42%. And Honorable CM has announced the broad findings of the survey in the Assembly. And an expert committee has been constituted to analyze the data. The expert committee, in fact, which met yesterday, they have deliberated on the data, they have been looking at the data. They have come up with a very good decision that they will estimate what is called composite backwardness index. They will estimate composite backwardness index for 73 castes. These 73 castes cover nearly 96% of Telangana population. Though there are 243 castes that were enumerated, of them 73 castes cover 96% of the population. So for these 73 castes, for every caste, a composite backwardness index is going to be estimated and notified, and it is going to be put in the public domain. So a family belonging to a particular caste would be able to really know across various parameters, across 43 parameters covering 7 categories, where do they stand vis-a-vis other castes. That kind of a composite backwardness index is announced. The 7 parameters on which this composite backwardness index is going to be announced are social, education, living standards, occupation, income, movable assets, and immovable assets. And finally, what are our demands? What shall be our demands? Number one, Telangana model shall be followed in terms of process we follow. All of us have seen how the decimal census happen. Nobody knows what are the questions unless that enumerator comes and asks the questions from us. We are demanding that before you print the 31 crore household schedules, spend 1 or 2 months
and do a consultation to arrive at what are the questions you want to ask. That is our major demand based on our experience from Telangana. Secondly, you need to list out for every state the OBC castes diligently, because not only OBC castes, other castes also, because there may be a lot of people coming on migration. So a lot of due diligence has to happen in listing the castes. And the third demand, as I've been looking after Jharkhand, I've seen how for tribals of Jharkhand, nothing else is more important than having Sarna Dharma code in the census. Because in the census, tribals would like to notify their dharma. They don't want to be pushed against those 6 religious codes. So the demand for Sarna Dharma code is very strong in many tribal areas, and Congress party has to take a stand and then demand, because we need to articulate this demand right now, otherwise the schedules will be printed and then we'll lose the opportunity. And then Sir has explained in great detail, lifting of 50% ceiling on reservations. That is a demand that we need to really articulate very clearly. And finally, if you look at the decennial census, where we collect the information on SCs and STs, in the Register of Census Data website, you will find information across various parameters for SCs and STs. But you will not find same in-depth information on religion category. Only a few parameters will find that information. So I am afraid that in the upcoming census, the government may conduct, may collect information, enumerate the OBCs, but ultimately they may not end up notifying all the parameters of all the OBC communities. Then the purpose of the caste census will not be served. That's why we need to demand that the Registrar of Census has to notify reports across all the parameters on which information is collected. So thank you very much. आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आया हूं, सामाजिक न्याय और सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जयराम रमेश जी का कि आप जब यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे, आप जिस कैटेगरी से आते हैं, मैं बड़ा अदब से कहना चाहता हूँ, जिस कैटेगरी से आते हैं, राहुल गांधी जी बार बार उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, जो मनुवादी की आरएसएस की जो विचारधारा है, उसके सबसे ऊंचे वाले पायदान के ऊपर वो लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सदियों से मैं बात कहूँ 3000 साल पहले से, तो ऐसा जानकारी मिलती है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से उस समुदाय के लोगों को सहना पड़ा जो वंचित, शोषित, पीड़ित रहे। और उसके पीछे आज जब आप यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, तो ये कांग्रेस पार्टी का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूँ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इसलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस दमदार तरीके से सामाजिक न्याय की बात की। टुडे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बीइंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट is the face of the Congress and he belongs to the deprived community and the Dalit community. तो एक कांग्रेस पार्टी का एक वो चेहरा नजर आता है कि जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संभाल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी का एक पॉजिटिव चेहरा नजर आया। पवन खेड़ा जी यहाँ पर बैठे हैं, सुप्रिया जी यहाँ पर बैठी हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे स्पोक्स पर्सन बैठे हैं यहाँ पर। मैं जब आप लोगों को टीवी के ऊपर देखता हूँ, मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ
उसके साथ साथ में मैं एक समाज को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और जिस समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ वो समाज के अंदर आज आप लोग जब जिस दमदार तरीके से काउंटर करते हैं आरएसएस की हर आर्ग्यूमेंट्स को, तो वो एप्रिसिएशन कांग्रेस पार्टी को मिलता है। राहुल गांधी जी आज सुबह बात कर रहे थे संविधान के ऊपर और मनुस्मृति के ऊपर भी उन्होंने बात की। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाना इसलिए चाहती है क्योंकि संविधान के अंदर समानता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी उस चीज़ के इसलिए विरोध में है क्योंकि वो समरसता की बात करते हैं। तो हमारे को फ़र्क थोड़ा सा समझना ये है कि समानता में और समरसता में, बीजेपी की समरसता में क्या फ़र्क है। जो समानता की हम बात करते हैं, जो समरसता की बात करते हैं, वो कभी कास्ट सेंसस के फेवर की बात नहीं कर सकते, और वो लोग विरोध करते रहे। और जिस तरीके से जयराम रमेश जी ने बताया कि यहाँ पर बीजेपी आरएसएस इस चीज़ का विरोध करती रही, अर्बन नेक्सल हम लोगों को कहती रही, मजाक उड़ाती रही राहुल गांधी जी का, उसने एकदम सबको एकदम सख्ते में डाल दिया, सबको अचंभे में डाल दिया कि कास्ट सेंसस का फैसला उन्होंने कैसे ले लिया। जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि अभी धर्म की राजनीति आरएसएस बीजेपी की कमज़ोर पड़ने लगी है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया उन्होंने, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था उनका, लेकिन वहीं से वो लोग चुनाव हारे, तो उनको समझ में आ गया कि धर्म की राजनीति अब कमज़ोर पड़ने लगी है। Today, I will be speaking from the point of view of the tribals, not just from Jharkhand, but the entire nation, the 10 crore population that today rests in this country, and the impact of this caste census that is going to happen on the tribals. What are the fears and reservations that is held in the heart of the tribals? What will be the Congress's role, our role, you and I's role, to do away with these fears for the tribal people? First of all, we need to understand that tribals across India have a sense of unity amongst them. And this can be understood very well when Hasdeo Jungle in Chhattisgarh is cut down. The peoples of Jharkhand are agitated, the tribals of Jharkhand are agitated. When chaos is happening in Manipur, it is affecting the tribals of Chhattisgarh. So we need to understand that tribals in India are interconnected with their struggles, not just present, but of the past also. And that is the reason that we have to see this population in a uniformity, under one umbrella. This is very important. If you look at various other categories, if I can call it out loud, the SC, OBCs, and the general, they do have a caste system within them. But tribal population is one such population which doesn't have caste system within the community. They have always been untouched by the caste system. So this caste census that will be conducted, we should ensure that sub-categorization in any form does not touch the tribals, because that is where the differentiation or the natural structure of this community will be disrupted. So I think I'm also convinced with Lilotia ji's concern when he spoke about sub-categorization and what effect or impact it is going to have on various communities, specifically communities like tribals. I would like to focus on this point that when we say Jal, Jangal, Jameen, these three things resonates with tribals. Why? Because our forefathers, then and now, we have never looked at land or forests as commodities. This is never a commodity for us. It is a thing for our worship, our social welfare, our bringing us together
these are the things why I'm telling you is because you need to understand the ideology of tribals in this country. The tribals are all about co-living, coexistence, and mutual respect. These are exactly the values of Congress Party, Indian National Congress in today's date. So this party is very closely resonating with the ideology or the core ideology of tribal in this nation. Be of across categories, the 700 and above communities that we have, they resonate very closely with the ideology of Congress Party, and hence we need to safeguard it. Speaking of safeguarding, there are several laws, several provisions in the Constitution that has been given. I think the maximum provisions have been given in the Constitution for the safeguarding of tribals, and I don't have to mention this, that where the idea has come from. It was the Indian National Congress who has done this for the tribals across India. Now, if you look at the states like Jharkhand, Chhattisgarh, over a period of time, the development that has happened and the sudden urbanization that has happened, it has also brought in a lot of influx of outside population in these states, in the 5th scheduled states. A lot of outside population have come in. Over a period of time, this population, I would call them a floating population, their size has increased as compared to the tribal population in the 5th schedule area. Those have remained stagnant. Now when the caste census happens or the census happens, population will also be taken into consideration for representation. But in tribal areas, we have to understand, or we have to really rethink the idea of representation in the tribal areas. And I would like to quote from the Supreme Court case of Rakesh Kumar versus Union of India. This is related to the reservation, and in the tribal schedule area, this Supreme Court hearing talks about compensatory discrimination reservation for tribals. I'm re-stressing this again. Compensatory discriminatory representation for tribal, unlike the ordinary representations or reservations, which are mostly for adequate representation and proportionate reservation. When we are talking of reservation in other categories, in SCs, in generals also, in OBCs, we are talking about the adequate and proportionate reservations. But when it comes to tribal, you have to rethink the whole entire concept of reservation, because it talks about discriminatory, the compensatory discrimination. What is compensatory discrimination? Supreme Court also realized this, or this was debated also in the Supreme Court, that even when there are leaders or a chairperson or member of Legislative Assembly or MPs that are selected from these scheduled areas, they still are, their work is interfered by outside people or people from outside who are much more powerful in their culture or in their existence as compared to the tribal ones. So hence we are talking about compensatory discrimination reservation for tribals. I would want you all to understand this matter in this way. Supposedly in Jharkhand, because I come from the state of Jharkhand and from the tribe of Oraons, I would want to stress on one thing, and please try to understand this matter from this point of view. In Jharkhand, there was an influx of population from outside. Of course, like I said, floating population size has increased. Our tribal population has remained stagnant, and land alienation, etc. also. In fact, if census results come, probably we have also reduced in the size. Our size has shrunk. But today, that tribals were nowhere responsible for this happening. And today, if caste census or the population census allows during delimitation, those seats to be unreserved, and we are giving an option of their people there to vote for a non-tribal people, I mean, the whole concept
or the whole compelling need of protecting and safeguarding the tribal is lost there. So the point that I'm trying to make here is that when the census happens, I think this should be, I'm sure definitely, this is my suggestion, but we'll have to take a decision that the reserved seats will continue to stay reserved for the tribals, and population shouldn't be an indicator for getting those seats unreserved in the future. This is the point I'm trying to make. Lastly, the last concern is that the Article 25 in the Constitution gives us that right that we can profess any religion. Tribals, we know, and I'm proud that my leader, Rahul Gandhi ji, has the courage to accept that tribals are the original settlers, the Adivasis, Adim Kal se basne wale log. Our forefathers have fought for this country, have cleaned, have fought, have cleared the forest area to make this land settled. So that today we are able to settle in this land. That has been done by our forefathers. My leader takes pride in this. He is able to say it loud. So I think that gives us a lot of confidence and courage. But over a period of time, the tribals have moved. And this is the last point that I'm adding to my discussion today. Over a period of time, tribals have joined various other religions. They have gone and some of the tribals are following Hinduism, there are some of the tribals are in the Christianity, some of the tribals are even Buddhism, they're following Buddhism. There are still a certain category of people who are right now I would call it a very niche or unidentified religion. And I think we'll have to bring a consensus on this, a common consent, a common agreement across the tribals of India as to, in the religion column, what religion column needs to be added. Will it be animists? Will it be nature worshippers? Will it be Sarnadharam? But tribals, or for the tribals who have gone to that niche religion, we need to give them that fundamental right to tick on one column, which is very important. And right now, that's why Rajuji was also reinstating in this fact that Sarnadharam code. Because that Sarnadharam code, there are few people, few tribals who are following Sarnadharam code. There are, and the religion in tribals are so complex that there are also tribals like the Tana Bhagats, who are the disciples of Gandhi ji. They follow Sarnadharam, but they do not believe in animal sacrifices, or they do not believe in any kind of alcoholism or use of alcohol in their worship practices. Similarly, if you go towards the Khuti district of Jharkhand, you will find the worshippers of Lord Birsa, Bhagwan Birsa Munda, and they are called Birsites. So the religion concept is very complex, and I think it is above you and I or this nation's understanding, because this community has been in existence since probably 65,000, 70,000 years ago. They are the first settlers of this world. So I think that is not a matter to be debated, but definitely we need to focus on, or we need to demand for this, that a separate column has to be given to the tribals who are in this niche religion. I will be concluding with my own concern and the concern of all the tribals, and specifically of Jharkhand, that BJP or RSS will definitely try to create or try to make this entire process very chaotic, create a lot of confusion in the minds of people, and it has already started doing that in Jharkhand as well. And they will create so much of chaos around this caste census procedure that they will ultimately try to convince this nation and its people that caste census, I think better than caste census would be Uniform Civil Code. That is, I feel, an underlying controversy that they are trying to lead this to us towards it. It's a dangerous situation. So as and when we rejoice that our agenda is being taken up for social justice, we also need to have these kind of meetings quite often so we can discuss thoughts and concerns from across India, and we can come up with some solution.
Thank you so much for organizing this and giving me this opportunity. थैंक यू। विक्टर हुगो एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अक्सर उनको कोट करते थे, और आज राहुल जी ने भी लगभग वही बात कही कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस एक वो आइडिया है, वो विचार है जिसको दुनिया की बड़ी से बड़ी जो ताकत है, कोई फौज है, वो रोक नहीं सकती। और ये दुनिया के हर देश में होता है। जो एरेंड लिस्फर्ड साहब हैं, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिकल साइंस में, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ कंसेंसस, या पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, या जिसको हम कह सकते हैं जितनी आबादी उतना हक। ये दुनिया की जितनी भी डाइवर्स नेशंस हैं, जहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ देर सवेर ये सब चीज़ हो करके रहती है, इट इज़ इनएविटेबल। तो जो कास्ट सेंसस है, ये उसका एक स्टेप है और उसके ऊपर आज बात करेंगे। और ये जाति चलती कैसे है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब, एक वैसे तो उनका भाषण था जिसको बाद में उन्होंने एक पुस्तक के रूप में छापा, और उसमें उन्होंने कहा था कि दो चीज़ें हैं जो जाति को चलाती हैं। एक तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जातियों का वर्णन, और दूसरा है एंडोगेमी। और हम बड़े से बड़े शहर जो हमारे देश के हैं, उनके अगर मैट्रिमोनियल कॉलम्स को उठा करके देखेंगे तो पढ़े लिखे लोग, जो आईआईटी से बीटेक किए हुए लोग, आईआईएम से एमबीए किए हुए लोग, वो भी जब अपना प्रचार एडवर्टाइजमेंट देते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम्स में, तो कहते हैं कि वो हमें हमारी ही जाति का दूल्हा या दुल्हन चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट, जो जिससे जाति व्यवस्था हमारी परपिचुएट होती है। अच्छा, रिजर्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो सभी धर्म के लोगों को अवेलेबल है। मतलब शेड्यूल ट्राइब क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, और सिख भी हो सकते हैं। यानी रिजर्वेशन किसको मिलती है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे देश में। लोगों को लगता है कि इसको रिजर्वेशन मिलती है, उसको नहीं मिलती। लेकिन शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है वो लोकेशन के हिसाब से क्योंकि मिलती है। और मैनी ऑफ यू विल सरप्राइज कि जो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, उनको भी शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिलता है। इसी तरह हम शेड्यूल कास्ट में अगर आ जाएं, तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को छोड़ करके जितने हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है। और ओबीसी के बारे में भी बहुत लोगों को भ्रांति है। तो ओबीसी हिंदू में है, सबको मालूम है, लेकिन मुस्लिम्स में एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसीज़ की है। और जब हम 52% पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, जो 1931 की जनगणना के अनुसार, तो उस 52% में से जो 9% ओबीसी हैं वो मुस्लिम्स ओबीसी हैं। यानी ऑलमोस्ट 85% ऑफ मुस्लिम्स आर ओबीसी एंड दे आर गेटिंग रिजर्वेशन इन ओबीसी। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है। तो ईडब्ल्यूएस आपको सबको पता है कि जनरल कास्ट के लिए है। लेकिन अभी हमारे लिलोटिया साहब कह रहे थे कि ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट है, और जो कंसेप्ट क्रीमी लेयर का ओबीसी में है, इट इज़ सेम इन ईडब्ल्यूएस। यानी आज के समय में जिस कैटेगरी में जनरल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, उसी कैटेगरी में ओबीसी को मिलता है। मेरा जैसा आदमी जिसकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उस कैटेगरी से, वो उस रिजर्वेशन में नहीं आता। हम लोग ओबीसी वाले तमाम वो जाति लोग जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कुछ लोगों में कि हर ओबीसी वाले को रिजर्वेशन मिलता है। जिस तरह से जनरल कास्ट में 8 लाख की एक लिमिट के नीचे वाले को रिजर्वेशन मिलता है,
उसी तरह ओबीसी में भी जो 8 लाख फैमिली इनकम से कम के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इस नोमेनक्लेचर को लेके बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जो ओबीसी के लोग हैं बड़े नाराज़ रहते हैं कि हमें तो ओबीसी रिजर्वेशन बोला जाता है और ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, तो हमें क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस बोला जाता? क्योंकि इनकम का क्राइटेरिया तो सेम है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो न्याय योद्धा राहुल जी, जिनको सब लोग आज के समय में ख़ास तौर पे SC ST OBC के लोग संविधान रक्षक बोलते हैं, उन्होंने 29 जुलाई 2024 को लोकसभा में जब वो बोले तो उन्होंने एक बहुत ही प्रोफेटिक वर्ड्स उस समय बोले थे। और जब उन्होंने ये बातें बोली तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। राहुल जी ने बड़ा पैशनेट वे में, वो वीडियो अवेलेबल है लोकसभा में, कहा था जो सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कि वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, कास्ट सेंसस हम इसी लोकसभा के सत्र में आपसे करवा करके मानेंगे। और वो आपने देखा 8-9 महीने बीते और वो सही 9 महीने के बाद वो मोदी जी को मजबूर होकर के, क्योंकि एक प्रेशर जो जनता का था इतना बन गया कि उनको वो लागू करना पड़ा। जबकि मोदी जी क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे कि जाति तो होती नहीं, इस देश में तो सिर्फ महिला होती हैं, युवा होते हैं, गरीब होते हैं, किसान होते हैं, और जो जाति की बात करता है वो अर्बन नक्सल होते हैं। और वो जो संघीय एक शब्द है पापी, उन्होंने वो भी कह दिया कि पापी लोग जो होते हैं, जो जाति की बात करते हैं, वो लोग तो पापी होते हैं। और बट ऑन 30 अप्रैल उनको द सेम मैन, द सेम मोदी जी वाज ईटिंग क्रो, उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े और जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। और जैसा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि दे फर्स्ट इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन एंड देन दे ईट क्रो। अब कास्ट की जो बात आती है तो कास्ट तो इट्स ए रियलिटी। बहुत लोग कहते हैं, अभी एक हमारी सिस्टर मेरे बगल में बैठी थी, बोली थी कि कास्ट तो है ही नहीं केरल में हमारे, तो बट कास्ट इज़ देयर। मैंने बताया आपको, मैट्रिमोनियल कॉलम्स का जिक्र किया। जब हमारे देश में शंकराचार्य बनता है, किसी मंदिर का पुजारी बनता है, कोई RSS का चीफ बनता है। अब RSS वाले कहते हैं कि कास्ट की बात करना डिवाइसिव है, लेकिन RSS का चीफ अगर आप देखें, जब से संघ बना है, एक चितपावन ब्राह्मण का ही उनका अध्यक्ष बनता है। और वो जब तक जिंदा रहता है वो तब तक उसकी ना वहाँ डेमोक्रेसी है ना दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जब अपने कैंडिडेट्स तय करती हैं तो कास्ट को देखती हैं। और हमारे मोदी जी जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में होर्डिंग लगा देते हैं कि हमने 27 OBC के मंत्री बनाए। अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो जैसा राहुल जी ने भी जिक्र किया, उनको मैं ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं, कि जो टॉप पोजीशंस हैं, जैसे CEO ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज़ हैं, या सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, ऑनर्स हैं उसके, या हॉस्पिटल्स के ऑनर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और उसके वाइस चांसलर्स हैं, डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, HODs हैं, वो सब आप देखेंगे कि एक स्पेशल जो अपर कास्ट उससे आपको मिलेंगे। और जब आप देखेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड को कि मैनुअल स्क्वेंजर्स कौन से हैं, गिग वर्कर्स कौन से हैं, मेट्रो स्टेशन पे अगर आप चले जाएं तो पता करें कि रिक्शा पुलर्स वो कौन है, तो आपको वो सब दलित, पिछड़े, आदिवासी मिलेंगे। तो अब जो यक्ष प्रश्न जिसको बोलते हैं वो क्या है कि 75 साल से हमारे देश में वो संविधान चल रहा है जो सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक हायरार्की है वो बनी हुई है। तो वो उसका क्या कारण है? तो एज ए डॉक्टर अगर कोई पेशेंट आता है तो वो देखता है कि उसको क्या बीमारी है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं उसके इन्वेस्टिगेट करता है, एक्सरे करता है, MRI करता है। तो उसी तरह से कास्ट सेंसस एक तरह से इस सोसाइटी का एक्सरे है जिसके लिए हमें आगे चलना है। और अभी तक जो हो रहा था वो ये समझ लीजिए कि जैसे
मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास अगर 4-3 पेशेंट आते हैं, वो तीनों चारों पेशेंट कहते हैं कि हमें कमजोरी है, तो मैं उनको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उनका ब्लड चेक करता हूँ। लेकिन किसी झोला छाप के पास चले जाते हैं तो वो कहता है अच्छा बाबा रामदेव के पास मान लीजिए चलेगा तो कहेगा सबको च्यवनप्राश खिलाओ भाई, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन एक क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर होगा, वो देखेगा कि इसको तो एनीमिया है भैया, इसकी वजह से कमजोरी है, इसको आयरन डेफिशिएंसी है। दूसरे में पता लगेगा प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तीसरे में पता लगेगा कि भाई इसको कैल्शियम की कमी है, तो वो उसी तरह से उसका इलाज करेगा। अब हमारा जो कास्ट सेंसस है ना, पूरी दुनिया जो है वो एक डाटा बेस्ड जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं वो सारी की सारी डाटा बेस्ड आजकल दुनिया में पॉलिसीज़ बनती है। और बिना डाटा के काम करना ऐसा है, समझ लीजिए कि किसी आपने अंधे और बहरे व्यक्ति को आपने एक हाईवे पे छोड़ दिया जिससे बहुत तेज़ी से व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा कि एक मेरा सपना है कि इस देश में मान लीजिए एक बेटी का जन्म होता है, एक दलित के परिवार में होता है, उसका पिता जो है वो भूमिहीन है, उसको एजुकेशन नहीं है, और वो बेटी जो हमारी है उसका आईक्यू 300 है, यानी आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और वो बिहार या उड़ीसा के किसी दूर दराज ज़िले में उसका जन्म हो जाता है, तो क्या चांस है कि वो आइंस्टाइन बनेगी? हमारे देश में जिस तरह से सोशल मोबिलिटी है, मतलब सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि मेरा जिस तरह के मेरे में गुण हैं उसके हिसाब से मैं अपने ऊंचे स्थान पे पहुंच सकता हूं कि नहीं। लेकिन हमारे देश में जाति भी एक बहुत बड़ा कारण है, और कारणों से जो सोशल मोबिलिटी है वो इतनी कम है कि अगर कितनी भी जीनियस बेटी हमारे इस देश में जन्म लेगी तो वो अपने जिस स्थान पे उसको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसी बेटी का जन्म अगर स्वीडन में होगा, डेनमार्क में होगा और नॉर्वे में होगा, तो अगर मैं उसमें आइंस्टाइन का आईक्यू है तो वो आइंस्टाइन बनेगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सोशल मोबिलिटी का उन्होंने सर्वे कराया 82 कंट्रीज़ में, और उसमें भारत का जो स्थान था वो 76 था, यानी अफ्रीकन देशों से नीचे है हमारी सोशल मोबिलिटी। तो मेरा मानना ये है कि हमारे देश में सोशल मोबिलिटी बढ़े, उसमें कास्ट सेंसस का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आप लोग, हमारे राहुल जी और आप सब इस देश में एक सोशल रेवोल्यूशन लाने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। जय हिंद।